चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह जुड़ेंगे। मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ भी होंगे हमारे साथ थोड़ी देर में और पिछले शो से मानस जायसवाल हमारे साथ हैं और प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये चार वॉइसेस आपके लिए। उसके अलावा आज बिग मार्केट वॉइसेस में हम दो मार्केट वॉइसेस लेकर आएंगे आपके लिए। 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन से बात होगी और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, इनसे भी बातचीत होगी थोड़ी देर में शो में। इंतज़ार करिए। एक बार ज़रा मार्केट को रिविजिट करते हैं। थोड़ा सा प्रेशर अब इस समय वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और दो स्टॉक्स जिनकी वजह से अब प्रेशर क्लियरली विजिबल है। पहले तो इन्फोसिस लेकर आइए। अब इन्फोसिस वापस डे लो पर, और उसके अलावा HCL टेक डे लो पर। इंट्राडे चार्ट्स देखते हैं इनके ज़रा। इन्फोसिस इस समय डे लो पर, HCL टेक डे लो पर। तो IT में काफ़ी प्रेशर, लेकिन जो पिछले कुछ मिनटों में गिरावट आई है उसका एक बड़ा कारण रहा है ICICI बैंक। ICICI बैंक अब इस समय रेड में, करीब 0.5% नीचे एट डेज लो। और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप एक बार। बैंक निफ्टी में इस समय जो सबसे ज़्यादा ड्रैग कर रहा है वो है ICICI बैंक। ये जो पिछले 5 मिनटों की डिक्लाइन है पूरी की पूरी स्पॉन्सर की है ICICI बैंक ने। 70 पॉइंट का ड्रैग इस समय ICICI बैंक दिखा रहा है। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक स्ट्रॉन्ग है। सेक्टोरली अगर बात की जाए तो आज का सेक्टर ऑफ द डे मेटल्स, शानदार मूव वहाँ पर। और उसके अलावा चुनिंदा फार्मा शेयरों में अभी भी गेंस बाकी हैं, जैसे कि डिवीज लैब्स। वीरो, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग अनुज। और एक काम करते हैं अनुज, आज बहुत सारे मेहमान हैं, जल्दी जल्दी सारी की सारी कॉल्स यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं एक बार। सुदीप शाह, साथ ही साथ अमित सेठ, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। मानस, बहुत संक्षेप में और जल्दी से आपके दो कन्विक्शन आइडियाज क्या रहेंगे, क्या चीज करेंगे आप 10 बजे? तो देखिए, सबसे पहले तो स्टील अथॉरिटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो सेल में खरीदारी करेंगे। 82.50 के स्टॉप लॉस से 87 रुपीज तक के टारगेट्स आपको सेल में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक रेन इंडस्ट्रीज है, जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज 50 मूविंग एवरेज बीच हो गए, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 160 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 166 के टारगेट के लिए। तो पहला सेल और दूसरा रेन, तो इन दो स्टॉक्स पर इस समय मानस का व्यू। चलिए सुदीप को भी जोड़ लेते हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आप क्या ट्रेड लेकर आएंगे इस समय? अच्छा, चलिए फिर अमित से बात करते हैं फिर। अमित, गुड मॉर्निंग। अमित, इस समय आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, आज का मेरा पहला ट्रेड रहेगा टाटा स्टील। जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टील में काफी मोमेंटम है, और टाटा स्टील का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि 108 का एक इसका नेकलाइन रेजिस्टेंस था, जो कि आज स्टॉक ने काफी अच्छे बुलिश कैंडल के साथ आज के सत्र में उसे क्रॉस कर रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस आल्सो, तो इसको देखते हुए इसमें लॉन्ग की सलाह है। लगभग कैश में 110 का प्राइस है, टारगेट्स हमारे रहेंगे 115 के, और स्टॉप लॉस रखेंगे 107 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद है दैट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। इसका भी एक का ब्रेकआउट आया था लगभग 185 के लेवल में एक्साइड का। थोड़ा सा स्लो मूविंग है बट स्टेडी स्टॉक है, तो मुझे। अमित जी, वापस आता हूँ आपके पास। थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है, उसको जरा रिजॉल्व करते हैं, फिर वापस आता हूँ आपके पास। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, बताइए आपकी इस समय की फ्रेश ट्रेड्स। जी अनुज जी, वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। दो पिक्स जो मुझे अच्छी लग रही, एक पोजिशनल होगा स्ट्रॉन्गर ऑन हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पे डिप लिया हुआ है, वो होगा एबीबी। करीबन 3240 पे चल रहा है स्पॉट में। स्टॉप लॉस रखेंगे 2% के रिस्क पे, यानी 3170 3170। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ 3375 3375, वहां से 3400 तक भी जा सकता है। पोजिशनल ट्रेड होगा, मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छे लेवल पे आया है, बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो डिप ले रहा है, आज वीक लग रहा है बट मुझे लग रहा है ये एक डिप है, यहाँ से अच्छी रैली आ सकती है। ICICI बैंक करीबन 890 91 के जोन में। स्टॉप लॉस रखूंगा 882 882। जो टारगेट में रखूंगा वो होगा 905 से लेकर 910। प्रशांत जी का एबीबी कॉल है। सुबह सुबह राजेश सतपथी जी का बाजार खुलते साथ LNT कॉल था, और कैपिटल गुड्स में आज एक स्विंग अच्छा है। एक बार जरा बजाज ऑटो लेके आइएगा। बजाज ऑटो, मानस आपका टेक बजाज ऑटो पे क्या है? इट्स 4248। वो जो वाइल्ड अप स्विंग था 29 मार्च से लेकर मेरे को याद है 13 अप्रैल तक एक वाइल्ड स्विंग था, उसके बाद 2 दिन का रेस्ट। और रेस्ट की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है कि वो एक बहुत कंट्रोल्ड फॉल के आधार पे आता है।
10 डिमा के ऊपर आया और आज फिर स्ट्रेंथ कल की पूरी कैंडल को इस वक्त ओवरटेक कर चुका है। बजाज ऑटो पे आपका टेक क्या है मानस इस वक्त, और कोई ऑप्शन ट्रेड हो तो बताइएगा। ओके, तो देखिए ऑटो में बहुत सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। मैंने आयशर की भी बात की थी, अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है, बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है। और देखिए बजाज ऑटो में 2 दिनों का करेक्शन हो गया, ऑलरेडी हमने वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा था और मेरा समझना है कि अब जो करेक्शन था 2 दिनों से वो कंप्लीट हो गया है और अब एक नया मूव शुरू होगा जिसमें 4350 और शायद 4410 तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी और 4260 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं बजाज ऑटो में, जो कि 42 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 75 से 100 रुपीज तक के टारगेट्स आपको इस बजाज ऑप्शन के 4260 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, बजाज ऑटो बहुत स्ट्रांग मूव देता है। बस सुदीप शाह जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू जी। मेरा पहला कन्विक्शन ट्रेड है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा, हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है। मेटल इंडेक्स में एक अच्छा मूव आया है। 5700 के ऊपर मेटल इंडेक्स अब सस्टेन कर रहा है, जो कि उसका प्रीवियस एक स्विंग हाई था। तो उसी के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील और काफी मेटल स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया है। बट मुझे लग रहा है कि सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील में। स्टॉक अपने जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेजेस है उसके भी ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्लस पिछले 2 दिन से अपने 100 डीएमए के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, जो कि वो 1.5-2 महीने से नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाय बन सकता है यहाँ पे 715 के स्टॉप लॉस से 760 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा पिक है कोरोमंडल। कोरोमंडल में हमने देखा है कि स्टॉक 900 और 930 के बीच में बहुत एक कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद स्टॉक पे एक अच्छा मोमेंटम आज हमें दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो 920 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे 980 990 के टारगेट्स अगले कुछ सत्रों में आ सकते हैं। ओके, देखिए अब थोड़ी मार्केट में गिरावट बढ़ रही है और अब ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो थर्ड डे होगा जिसमें मार्केट में डिक्लाइन आएगी। और अब एक और चीज़ इसमें, अब आईटी और बैंक्स दोनों गिर रहे हैं इस समय। आईटी इंडेक्स भी डे लो पर, बैंक निफ्टी भी डे लो पर। पिछले 2 दिनों में एटलीस्ट दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निफ्टी बैंक भी अब इस समय फ्रेश इंटरडे लो पर, निफ्टी आईटी भी इंटरडे लो पर। और एडवांस डिक्लाइन हालांकि अभी भी एडवांसेस के फेवर में ही है, लेकिन सुबह से जो मॉर्निंग से जो एक्सीडेंट बना हुआ है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, अब वो फिर एक फ्रेश इंटरडे लो पर 4.5% नीचे यहाँ पर। उसके अलावा प्रेशर कहाँ पर है? बंधन बैंक में काफ़ी प्रेशर है। प्रेशर है आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, प्रेशर है आपका मैरिको पर। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय, बायोकॉन में करेक्शन थोड़ी सी, एम्फेसिस, एलटीआई, माइंडट्री, तो कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको लोअर लेवल्स दिखाई देंगे। सिटी यूनियन बैंक में थोड़ी सी तेज़ी हुई थी, वहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको थोड़ा सा गिरावट दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है। इवन डिक्सन टेक में वो जो ब्रेकआउट आ रहा था वो फेल हो रहा है और अब वो भी थोड़ा सा लोअर लेवल्स की तरफ आ रहा है वापस। देखिए एक टाइम पे 3% ऊपर था, अब सिर्फ 1% ऊपर रह गया ये स्टॉक। और श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक है जो इस समय थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उसके अलावा डालमिया भारत, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। माना श्रीराम फाइनेंस पर कोई व्यू? देखिए अभी जस्ट ये डिस्क्लोजर है कि बिल्कुल जस्ट अभी मैंने इस पे प्रॉफिट बुक किया है, तो ये डिस्क्लोजर है। लेकिन अगर चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, अभी भी स्ट्रेंथ लग रही है चार्ट्स में। और मेरा समझना है कि स्टॉक अब 1400 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 3 दिनों की रैली देखने को मिली है, तो एक डिप का इंतजार कर ले। 1340 1335 के रेंज में खरीदारी करने की राय रहेगी फिर से। 1309 के स्टॉप लॉस से 1400 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, थोड़े से लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज हैं 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन। अनु, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका शो में। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, 9 दिन डाउन, फिर 9 दिन अप और आज थर्ड डे डाउन। ये क्या एक टेक्सचर बना लिया मार्केट ने अब? जिस तरीके से मार्केट के लॉन्ग टर्म चार्ट्स दिख रहे हैं, आई थिंक लगभग 6 महीने और नॉट 6 बट आई वुड से 3 to 4 मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर तक लग रहा है कि ये पीरियड कंटिन्यू करेगा। in fact, I get a lot of people sending me their view. तो इलियट वेव के काफ़ी लोग मुझे काफ़ी बड़ा एक ब्रेकडाउन भी दिखा रहे हैं। I remember, I'm just sharing it. It's not my view.
बट किसी ने बोला है कि आईसीआईसीआई बैंक ऐसे 20% गिरेगा, तो मैं देखती रहती हूँ, समझती रहती हूँ। लेकिन जो वॉलिटिलिटी है वो चाहे आप इंटरनेशनल रीजंस की वजह से देखें, ग्लोबल जो टेंशन एक बिल्डअप हो रहा है जियोपॉलिटिकल उस कारण से देखें, आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। जिस तरीके से हमने पिछले 3-4 महीने ब्रेस किए हैं, आई थिंक और 3-4 महीने इसी तरीके से ब्रेस करने पड़ेंगे। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ तक कि हमने 5 ईयर 10 ईयर बेसिस पे निफ्टी को देखा है, इट ऑलवेज काइंड ऑफ स्मूदन्स आउट द कर्व। जो आप वॉलिटिलिटी एक 6 महीने 8 महीने में जीरो रिटर्न्स देखते हैं, वो मोर देन मेकअप हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अनु, इस समय एक सेक्टर जिसने बहुत परेशान किया है वापस 52 वीक लो की तरफ, वो है आईटी, और खासतौर से इन्फोसिस ने जो एक मैसिव ब्रेकडाउन दिखाया मंडे को, उसको आप अब किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? जो बेसिकली 200 वीकली एवरेज है उसके आसपास चल रहा है। जहाँ तक कि मैं देखती हूँ मिड कैप स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, जिनका इंश्योरेंस के सेक्टर पे या जो 2-3 सेक्टर्स पे जिन पे आई वुड से इन्फोसिस ने मात खाई है टेलीकॉम पे, वहाँ एक्सपोजर नहीं है, वो ठीक कर रहे हैं। बट जहाँ तक कि मेजर्स का सवाल है, खास करके इन्फोसिस का, द परफॉर्मेंस वाज लैकलस्टर। जो हम जब से द वॉर स्टार्टेड, देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन इट वुड इम्पैक्ट expenditure in USA and other countries, and I think wo view played out. It could be an exceptional quarter, it could be a trend for 2 more quarters. जहाँ तक कि सपोर्ट का सवाल है, आई थिंक ये लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हैं। वी वर काइंड ऑफ सीइंग कि पहले कब ये हुआ है, तो एक बार जब यू हैड द टेक राउंड 2001 में और 2008-9 में, तभी ये बेसिकली ये लेवल्स या ये सपोर्ट लेवल्स जो एक टेक्निकली हैं तभी टूटे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि वो टूटने की अंदाज़ा लगा सके। पर मेरे ख्याल से कोई खास रिटर्न भी ये सेक्टर अभी 3-4-6 महीने नहीं देगा। मिड कैप आईटी ज़रूर दे सकता है, बिकॉज जिस तरीके का ग्रोथ वहाँ पे है, जो हमने खास करके कोफोर्ज पे देखा है या परसिस्टेंट पे देखा है, उस तरीके से अगर चला तो मिड कैप आईटी में फार आउट परफॉर्म द लार्ज कैप आईटी। बट लार्ज कैप आईटी आपको 5-6-7% रिटर्न दे दे इस साल, तो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड रिटर्न। एग्जैक्टली अनु जी, जो अभी आप जिस एवरेज का जिक्र कर रहे थे निफ्टी आईटी के पर्सपेक्टिव से, दैट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस बार निफ्टी फार्मा का स्विंग भी वहीं से शुरू हुआ है। एग्जैक्टली आई थिंक मिड मार्च में वही लेवल था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फार्मा के इस पुल बैक को, इस जो स्टॉक्स में विजिबल है, आप लोग एक बहुत शॉर्ट टर्म मानते हैं या फिर ये एक सीरियस पुल बैक है, यहाँ से पैसा बनने के चांसेस हैं? क्या चीज़ करना चाहिए फार्मा में इस वक्त? मेरे ख्याल से सीरियस पुल बैक है, बिकॉज आज भी सुबह हमारा जो रिसर्च नोट था वो इसेंशियली यही पॉइंट कर रहा था कि जो मार्जिन हिट्स लिए थे, खास करके जहाँ एपीआई के प्राइसेस बढ़े थे, और जो ओवरऑल सबके पास स्टॉक रहता है, तो वो इम्पैक्ट इस क्वार्टर से दिखेगा। और जो हमने 1-2 रिजल्ट्स कल से आते हुए दिखे हैं, वो मार्जिन प्रोफाइल बढ़ते हुए दिख रहा है। तो जो आपने एक पोस्ट कोविड एक हिट देखा था, एंड कल आई मीन दिस हैज बीन अ पॉजिटिव सेक्टर, एंड जहाँ तक कि बड़े बिग विग्स है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, सबके अब मार्जिन्स के ऊपर हिट आना काफी अनलाइकली है। तो मेरे ख्याल से यू आर सीइंग अ रैली कम इन टू दोज प्लेसेस, एंड आई थिंक इट शुड कंसिस्टेंटली गिव यू market positive returns. The only concern I have, which is not technical here, is in case of any geopolitical stress, the 2 sectors which will be impacted the most would be आपका pharma and your fine chemicals, because आपका raw material दूसरे देश से आता है, आप एक्सपोर्ट एक दूसरे देश को करते हो, और वो प्राइसेस आपके पूरे टॉस में हो जाते हैं। तो कीपिंग दैट असाइड, आई थिंक दिस इज अ वेरी सेफ सेक्टर। तो आप यहाँ से डेफिनेटली फॉर अ 3 or 4 ईयर पीरियड आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आपने पिछले 3-4 साल में इस सेक्टर को एक्सेप्ट फॉर कोविड नहीं परफॉर्म करते हुए देखा है। बट अदरवाइज आई थिंक कि अगर वो हिट आता भी है जियोपॉलिटिकल की वजह से, तो वो एक एवरेजिंग का प्रोसेस होगा। दैट विल बी अ डिसरप्शन विच विल ओवरऑल गेट टैलीड ओवर।
तो यस आई थिंक डेफिनेटली आप जो जिस तरीके से बोल रहे हो 200 वीक मूव वहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है वो टू सस्टेन है। ओके, तो फार्मा में ये स्विंग अनुजी को सस्टेनेबल लगता है, इसको चेज किया जा सकता है। अच्छा अनुजी, क्योंकि पोस्ट पॉलिसी है हमारा पहला इंटरेक्शन है आपके साथ, इस बार रेट पॉज जो हुआ उसके बाद रियल स्टेट स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग विजिबल है। आई मीन सबसे जो बुरा स्टॉक था, पिटा था इस दौर में, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुलबैक है। HFCs में और रियल स्टेट में इस वक्त आपका व्यू क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ करना चाहिए? So as a house, we are positive on real estate. I think published reports हैं जहाँ पे DLF और Brigade हमारे top picks हैं। जिस तरीके से हमारे analysts बता रहे हैं, they are going to continue to do well. So it's a high beta, high return, high risk sector. तो जिनको interest है sector में, I think it will do well. Where we don't really have a view on HFCs as of now because हमारा coverage काफी कम है। बट ओवरऑल जो NBFC financials है, हम उस पे पॉजिटिव हैं। एंड जो पिछले आई थिंक ओवरऑल NBFCs underperformed when the interest rates were going up. You saw private banks and even PSU banks perform. So I think maybe that is a signal. And जिस तरीके से 2-3 दिन से हम सारे NBFCs को perform करते हुए देख रहे हैं, I think that could be a change in the flavor of the financials, the way they are playing. You may see NBFCs now outperform the banks. For that matter, even the insurance results which came in yesterday, तो उसके अनुसार वो companies भी लग रहा है कि आप अगर एक mid 20% का growth देख रहे हैं, stock 17-18-19 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक वहां पे भी री रेटिंग आने की पूरी गुंजाइश है। तो फाइनेंशियल्स के ऊपर हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, जस्ट नॉट आई मीन आपने HFC पे पूछा, लेकिन मैं बेसिकली पूरे सेक्टर का आपको एक व्यू दे रही हूँ कि मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू करेगा। एंड अगर आप देखेंगे तो दैट्स बीन अ लीड इंडिकेटर फॉर द मार्केट। एंड आई थिंक दैट इज द वे वी वुड पुट इट इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट HFCs। ओके, मेटल्स पर क्या भी होगा आपका अनु, क्योंकि आज फिर एक मोमेंटम मेटल्स में काफी टाइम के बाद? शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है डेफिनेटली। आई थिंक आपको हफ्ता 15 दिन, मे बी इवन अ मंथ, both Tata Steel and Hindalco are looking good on the charts from here. There is a possibility of a 5 to 8% move. Long term के लिए it will require a lot of patience for clients who have the patience to sustain it and to pick it up slowly over the next 6 months. I think you can definitely buy here, but it's going to test your patience. But I think slowly average करने के लिए Tata Steel is good. Hindalco ने फिर भी रिजल्ट दिए, Tata Steel ने hardly any रिजल्ट दिए। तो I think ये levels ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो definitely trading opportunity है, but as an investment for a long term, I think आपको over a 6-month period, in tranches खरीदना चाहिए। ओके, ट्रांचेस खरीदना चाहिए यहाँ पर। एक और पॉकेट जहाँ पर स्ट्रेंथ लौटी है वो है सीमेंट। यहाँ पर कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है या एज अ सेक्टर कोई व्यू है यहाँ पर? एक्चुअली फंडामेंटली हमारा इस सेक्टर पे व्यू न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि हम रेकमेंड कर रहे हैं। हम इंफ्रा एंड इंडस्ट्रियल्स पे पॉजिटिव है, बट उसमें विद इन दैट सेक्टर सीमेंट इज नॉट द प्लेस, बिकॉज हम फील कर रहे हैं कि कैपेसिटी इंक्रीजेस आएंगे while volume may grow up, but realizations and pricing may not go up. So for that reason, we are not really pushing that. But if somebody has to, then you have to go with the leaders. So Ultratech looks to be the place if somebody needs to go. But hum as such cement nahi dila rahe इस समय। अच्छा अनुजी, एक और चीज़, एक स्पेस पे जिस पे रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, एंड दैट्स आई थिंक केमिकल। प्राइस कट्स के बाद टाटा केमिकल में जो 3 दिन से पिटाई हो रही है, वो आई थिंक एक बड़ा मैसेज है। आप लोग इसे कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि जो पोस्ट कोविड अपर स्विंग्स थे वो सस्टेन कर रहे थे हाई लेवल्स पे, लेकिन फाइनली आफ्टर दीज प्राइस कट्स जो मैसेज दिया है स्टॉक ने, आपका केमिकल पे व्यू क्या है? 3 दिन में आपकी रीडिंग क्या कहती है? आप लोग SRF में, UPL में, टाटा केमिकल में क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो टाटा केमिकल वाज नॉट समथिंग वी हैड रेकमेंडेड, बट हाँ जो कल हुआ है उसके अनुसार जिस तरीके से कल 5-6 का स्टॉक टूटा है, आई थिंक वो वाजिब है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग कि मुझे सिर्फ एक ग्लोबल रिस्क दिख रहा है। जहां तक कि SRF का सवाल है,
आई थिंक वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है एंड सस्टेन कर जाएगा मार्जिन्स का। यूपीएल ऑल्सो ग्लोबली जिस तरीके से वेदर होगा उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बट आई थिंक एसआरएफ इज द प्लेस वेयर वी आर कंफर्टेबल, दो इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक. I think at this place, we are not concerned about the margins. We are not concerned about the prices. It can manage to be the leader and take it through. But the overall sector, and जो मैं कल, इनफैक्ट आप जो मुझसे पूछ रहे हो, कल मैं और मेरी टीम यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हम वहां पे इम्पैक्ट होंगे वो अभी तक क्लियर नहीं है. There will be within the sector, there will be some companies which will benefit a lot depending on which part of fine chemicals they are into. So while SRF is in a positive phase, UPL is in a positive phase, PI is in a positive phase, you may have certain ones like आपने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में Deepak Nitrite has taken it on the chin, and even Deepak Fertilizer, which was being pepped as a fine chemical stock, has taken it on the chin. And it's a matter of time before these stocks have to kind of bottom out, if not start performing. तो हमारा व्यू ये है कि ग्लोबल सिचुएशन शायद लोगों को इन पोजीशंस के ऊपर ज्यादा कॉशियस बना रहा है, एंड जो सेक्टर एक डार्लिंग ऑफ द नेशन हो गया था वो सेक्टर में शायद अगले 6 महीने और स्ट्रेस रहे, बट एक्सेप्शंस हर सेक्टर में रहते हैं. मेरे ख्याल से एसआरएफ वो एक्सेप्शन रहेगा इस सेक्टर में. ओके अच्छा, एसआरएफ को थोड़ा सा आप डिफरेंटली प्लेस करके रीड करेंगे अनुज जी. अच्छा अनुज जी, ये आप यकीन मानिए दिसंबर नवंबर तक, आई मीन जब तक सब्सटेंशियल यूएस में रेट हाइक्स हो चुके थे, अब लग रहा था कि यहाँ से सब्सिक्वेंट रेट हाइक्स नहीं होंगे. एक फील ये बन रही थी कि गोल्ड डोमिनेट करेगा, और करा भी गोल्ड ने. गोल्ड ऑल टाइम हाई पे आया, और उस वक्त मैं खुद इनफैक्ट सोच रहा था कि जो गोल्ड फाइनेंस कंपनी है मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस, उसको प्ले किया जाए. लेकिन इस बार गोल्ड के इतने बड़े हिस्टोरिकल मूव के बावजूद बाजार ने रत्ती भर वेटेज नहीं दिया इन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को. ये अभी भी अपनी इस दौर की ट्रेजेक्टरी पे, लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रही हैं. अब एक खेमा ये भी कहता है कि इनका सब्सटेंशियल बिजनेस जो है वो फेडरल बैंक ले जा रहा है, दूसरे बैंक्स ले जा रहे हैं. लेकिन आप लोगों की क्या रीडिंग है इस वक्त मन्नापुरम और मुथूट पे? So it is not just federal, but it is probably gold financing is becoming a part of बहुत से banks का business, and जो expectation है कि अगर HDFC इसमें घुस रहा है और ICICI इसमें घुस रहा है, और तो इनके जो margins हैं या इनका growth है वो impact होगा, and इसी कारण से ये underperform किए हैं. We are very neutral on this sector because हमने कभी भी actually कोई specific gold finance company किसी client को दिलाई नहीं है, ना recommend किया है. बट हाँ, ये सेक्टर का व्यू बहुत कॉमन है कि यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, इसी कारण से ये अंडर परफॉर्म किया है. तो दिस इज नॉट वन ऑफ द स्टॉक्स दैट हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट पे था, बट आई थिंक आएगा भी नहीं, गिवन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट आवर रिसर्च व्यू इज. आई थिंक दैट इज अ सैंग्विन व्यू. हमने देखा है कि जहाँ एक बजाज फाइनेंस इम्पैक्ट हो सकता है कि भैया रिलायंस इज ऑपरेटिंग अ फाइनेंशियल कंपनी एंड वो इम्पैक्ट करेगा, या मैंने ये भी सुना कि HDFC की ब्रांचेस बढ़ेगी तो बजाज फाइनेंस. तो जब बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी इम्पैक्ट हो सकती है तो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज तो रिलेटिवली छोटी हैं. तो ये परसेप्शन की बात है, एंड अब मार्केट में जो एक्चुअलिटी और परसेप्शन है दोनों से प्राइस इम्पैक्ट होता है. तो आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा, तो इसमें बेसिकली कोई एंट्री पॉइंट इस समय नहीं नजर आ रहा. ओके अच्छा, एक लास्ट सवाल अनूप, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी ट्रैक करती हैं, इस समय डॉलर और यूएस मार्केट ये किस तरीके का आपको पैटर्न्स दिखा रहे हैं? मेरे ख्याल से जो यूएस मार्केट्स है वो दिखा रहे हैं कि प्रोबेबली मई में स्लाइट करेक्शन आएगा, एंड दैट इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे यहाँ जो वॉलेटिलिटी प्ले आउट कर रही है. मेरे ख्याल से आप एक स्ट्रेसफुल पीरियड वहाँ पे एक 4 हफ्ते का या 5 हफ्ते का देख सकते हैं, जिसके बाद शायद जून से उनका काइंड ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा. तो जिस तरीके से दिख रहा है कि यू कैन प्रोबेबली टेस्ट बैक 4100 एंड यू कैन प्रोबेबली देन स्टार्ट मूविंग. तो I think there is a possibility of a 3 to 4% correction coming next month there out definitely. हानो, चलिए फिर शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अच्छा लगा आपसे बात करके ये सारे स्टॉक्स और आपके मार्केट के व्यू पर. अब जरा एक बार मार्केट का रुख करते हैं. बाहर अभी हमारे साथ अमित सेठ और सुदीप शाह बने हुए हैं.
एक दो स्टॉक्स पे और चेक ले लेते हैं। अमित, एक बार जरा टीवीएस का चार्ट देखिए। सुबह से हम इसको स्पॉट कर रहे हैं और काफ़ी इस पर ट्रेड्स भी ली गई हैं, लेकिन अब क्या ये ट्रेड मैच्योर हो रही है या अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है? जी अनुज जी, टीवीएस मोटर के चार्ट में हमने एक अच्छा खासा पुल बैक देखा है। कल पुल बैक देखा था और आज वापस अपटिक देख रहे हैं। ट्रेंड इसमें मोरलेस इंटैक्ट है, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और इसका स्विंग ब्रेकआउट लेवल था 1140 का। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने कल एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और आज वापस ट्रेंड इसमें रिज्यूम हो रहा है। लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 1155 का और मुझे लगता है 1210 से 1220 के टारगेट इसमें 1 से 2 दिनों में आ जाएंगे टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पे और गजब मूव देता हुआ और आज ओवाई सब्सटेंशियल यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। अच्छा, आज यूएसएल जब कोलैप्स हुआ, पॉसिबली इस कार्यक्रम में मैं लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ, एक बार यूनाइटेड ब्रेवरीज लिखाइएगा 1396 क्या कर रहा है यहाँ पे, ये भी कोलैप्स हो रहा है। इवन आई थिंक ये जो अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 डे में, उसके भी ऊपर कैपिटलाइज नहीं हो पा रहा है। और आईटीसी क्या करता हुआ 397.65। अमित, क्या ये रिकलेक्ट कर रहा है अपने आप को, उस स्ट्रेंथ को जो कि ज़रूरत है जिसकी, उस 400 के कॉल राइटर को बाहर ले जाने के लिए, 400 का जो जोन है उसको पार कराने के लिए? हल्का फुल्का एक पुल बैक आ रहा है क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा रनअप दिया था फ्रॉम 385 टू 400 का। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन 1 से 2 दिनों का रहेगा। लगभग 395 तक पुल बैक आ सकता है और मुझे लगता है कि वहां से एक लॉन्च पैड अच्छा बनेगा एंड देन द स्टॉक विल बी रेडी फॉर 405 410 के लेवल्स। आईटीसी आपकी स्कीम पे 397.65, आप थोड़ा सा दमखम जुटाता हुआ। हालांकि अभी भी आप देखिए तो जो वो 400 की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी दूर खड़ी हुई है। और वो जो बजाज ऑटो का हमने प्रश्न लिया था मानस से, क्या गजब कॉल चला। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज प्रीमियम लेके आएंगे उस बजाज ऑटो की कॉल का। इट्स 40 to 41। अब वो कल की पूरी जो रेंज है वो बाइसेक्ट हो चुकी है। अच्छा मूव करता हुआ। सुदीप, कोई ट्रेड आप जोड़ना चाहेंगे इस वक्त जो कि आपकी लगभग पिछली 20 मिनट की रीडिंग में बाहर निकल के आया हो? एक स्टॉक है कैश का, एलगी इक्विपमेंट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा सा एक मोमेंटम बनता हुआ हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक अपना जो पुराना स्विंग आई है लास्ट मंथ का 20 मार्च का, स्टॉक उसके ऊपर भी अब सस्टेन कर रहा है और ग्रेजुअल एक अपमूव आ रहा है कि पिछले 3-4 दिन का जो 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था 460 और 480 के बीच में, ये वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम्स के साथ एंड अपनी सारी मेजर मूविंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट्स में एक अच्छा सा बाई का सेटअप बन रहा है 485 के स्टॉप लॉस के साथ। 510 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूव बन रहा है। चलिए फिर सुदीप और अमित, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और मुझे और वीरू को अब आप दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब हम रुक करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन का और नीरज जी आ चुके हैं स्टूडियो में। नीरज जी गुड मॉर्निंग। आज मार्केट थोड़ा सा तंग करेगा हमें इसी तरीके के मूव्स के साथ। अब